हाय साइली जी, आपका एक इंट्रो दे दीजिए। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री से एमफिल किया है और अभी फ़िलहाल आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी परस्यू कर रही हूँ साइकोलॉजी में। आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ कि आपने ये करियर ट्रैजेक्टरी कैसे चूज़ की? 10th के बाद जब डिसाइड करना था कौन से स्ट्रीम में जाना है, तब मेरे दिमाग में ये था कि मुझे रिपीटेटिव काम नहीं करना है। मतलब मुझे हर दिन एक्साइटिंग चाहिए और लोगों के साथ अगर काम करती हूँ तो वो पॉसिबल है। तो ये बेसिक मोटिव था। और उसके बाद मेंटल हेल्थ को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। तो उसमें मुझे काम करना था क्योंकि ये बहुत डायनामिक फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसका अगर आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो सेटिस्फैक्शन भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। तो ये मेरा पर्पस था ये फील्ड चूज़ करने का। आजकल मतलब जैसे देखते हैं हम इन कुछ सालों में, लाइक पिछले 5-6 साल से मेंटल हेल्थ ऐसा टॉपिक है जो बार बार उभर के आ रहा है। मतलब बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ है उन्हें भी वो इश्यूज़ आ रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। सो हम आपसे जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? राइट। तो अगर मेंटल हेल्थ को हम सिंपल लैंग्वेज में डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो मेंटल हेल्थ इज़ अबाउट हाउ यू कोप विथ स्ट्रेस, और उसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस, आपके पोटेंशियल्स को जानना, उसको यूटिलाइज़ करना और आपके ग्रोथ पर काम करना। दैट इज़ ओवरऑल दैट इज़ मेंटल हेल्थ। जैसे फ़िज़िकल हेल्थ को ले लीजिए कि हमारी बॉडी फंक्शनल रहनी चाहिए और हमारे पोटेंशियल्स यूटिलाइज़ होने चाहिए फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के रूप में। तो वैसे ही हमारे जो मेंटल कैपेसिटीज़ है, मेंटल स्ट्रेंथ्स है, उसको जान के, उसको इम्प्रूव करके, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना फॉर सेल्फ ग्रोथ और सोसाइटी का ग्रोथ, ये इसको हम मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं। जैसे कि आजकल लोग कहते हैं मैं स्ट्रेस में हूँ और कुछ लोग कहते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन? राइट, वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग है। जैसे स्ट्रेस को अगर हम लेते हैं तो स्ट्रेस इज़ अ कॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, कैन बी वन ऑफ द कॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। और डिप्रेशन जो है दैट इज़ अ क्लासिफाइड मेंटल डिसऑर्डर। तो स्ट्रेस के वजह से मे बी डिप्रेशन आ सकता है, और ये दोनों काफ़ी अलग अलग टर्म्स है। स्ट्रेस हम एवरीडे लाइफ में हर कोई फेस करता है, तो उसके साथ हम कोप कैसे करते हैं, उसका आउटकम इज़ आइदर यू विल हैव सम मेंटल डिसऑर्डर और यू विल नॉट हैव एनी मेंटल डिसऑर्डर। तो स्ट्रेस इज़ अ कॉज एंड डिप्रेशन इज़ एन आउटकम और इज़ एन इफेक्ट ऑफ दैट कॉज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ क्लिनिकल डिप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम सैडनेस? राइट। तो सैडनेस जो है, सैडनेस हर कोई कहीं ना कहीं पे फील करता है। डिप्रेशन क्या होता है, तो दैट इज़ वेरी कॉमन, सैडनेस इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि उसके वजह से हमारा डेली रूटीन डिस्टर्ब नहीं होता है या फिर उसके वजह से हमारा फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब नहीं होता है। पर डिप्रेशन के वजह से इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू योर डे टू डे एक्टिविटीज़। बहुत बेसिक है, जैसे सुबह उठ के नहाना है या फिर खुद का जो दिया हुआ काम है वो कंप्लीट करना है। तो ये क्लिनिकल डिप्रेशन है जिसका डायग्नोसिस होता है प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट के पास जाके, क्योंकि आप डेली लिविंग आपका इम्पॉसिबल हो जाता है डिप्रेशन के वजह से। बहुत छोटी छोटी चीज़ें करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और सैडनेस काफ़ी कॉमन चीज़ है जो आता है जाता है, क्योंकि वो इमोशंस है जिसको हम मेंटेन करना जानते हैं, जिसको हम मैनेज करना जानते हैं। पर डिप्रेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। सैडनेस जब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है सिंपल लैंग्वेज में, तब उसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं। और एक जो मतलब एज अ स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन है कि आजकल जो है ना, जो स्टूडेंट्स है वो पेशेंटलेस होते जा रहे हैं। मतलब उनमें जो है ना लो अटेंशन स्पैन आते जा रहा है कि बहुत टाइम तक एक चीज़ नहीं कर पाते। सो उसकी क्या वजह हो सकती है कि वो इतना पेशेंटलेस बनते जा रहे हैं? सो अभी फ़िलहाल अगर आप पूछेंगे तो लोगों का फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम होते जा रहा है। मतलब उन लोगों को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अगर कुछ काम उन्होंने किया है तो उसका इमीडिएट रिजल्ट उनको चाहिए और उनके हिसाब से ही चाहिए। तो जो हम मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं उसकी काफ़ी कमी आजकल दिखाई देती है कि लोगों को एडजस्टमेंट नहीं करना है, लोगों को मॉडिफिकेशंस नहीं करने हैं। तो ये जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का पूरा प्रोसेस है, उसके वजह से काफ़ी तुरंत लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं और एफ़र्ट्स लेना इसमें कमी आ जाती है। क्योंकि अगर आप बार बार एफ़र्ट लेते हो विथ प्लानिंग, तो आपको डेफिनेटली कुछ आपने जो डिसाइड किया है वो आउटकम मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए पेशेंस, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को क्या है कि मैंने कुछ इनपुट्स दिए हैं, मुझे इमीडिएटली उसका आउटपुट मिलना चाहिए, तो ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है।
तो ये जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ आ गई है, उसके वजह से आजकल इम्पेशेंस बहुत बढ़ रहा है, जिसके वजह से अटेंशन, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ों में काफ़ी दिक्कत आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फैमिली का प्रेशर होता है, आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है या आपके पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है। सो क्या ये डिप्रेशन क्रॉस कर सकता है, या फिर उसका क्या इफेक्ट होता है अगर हम एक्सेसिव पीयर प्रेशर या फैमिली प्रेशर अपने ऊपर ले ले तो? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी एफिशिएंसी अफेक्ट हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप क्लियरली सोच नहीं पाते हैं कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझे अगला एक्शन क्या लेना है। पीयर प्रेशर और फैमिली प्रेशर को हैंडल करने का सबसे बेसिक तरीका ये है कि आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। आपको आपके जो नीड्स हैं आप उसको कन्वे कर पाए तो ये प्रेशर हैंडल करना काफ़ी आसान हो सकता है। और यहाँ पे गोल, रियलिस्टिक गोल्स आपके डिफ़ाइन करना कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है और उसके हिसाब से आप गोल्स कैसे डिफ़ाइन कर रहे हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, तो ये अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। और इसीलिए सेल्फ़ अवेयरनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुद के बारे में जानना, खुद के कैपेसिटीज़ क्या है, खुद के लिमिटेशंस क्या है। और इसके लिए हमें फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है जो दूसरे लोगों से आता है, जिसमें फैमिली मेम्बर्स है, पीयर्स है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है जब हम फैमिली प्रेशर और पीयर प्रेशर हैंडल करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ प्लान करते हो और वो आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती, उसका क्या मतलब, उसका आउटकम जो होता है वो कभी कभी बहुत हार्श हो जाता है कि अपन बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। सो उसे हैंडल कैसे करना है? राइट, तो इसकी शुरुआत फ्रस्ट्रेशन से होती है। जब आप कोई गोल डिसाइड करते हैं और उसको आप अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एंगर काफ़ी प्रोमिनेंट इमोशन इसमें रहता है। तो बेसिकली जो हम पहले बात कर चुके हैं कि मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं लेकिन कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। और इस रियलिटी का एक्सेप्टेंस जितने जल्दी हम कर पाए उतने जल्दी हम मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी पर काम कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाने के लिए एक प्लान डिसाइड किया है और बीच में कुछ अनप्लान्ड चीज़ें आ जाती है, तो अगर मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका मॉडिफिकेशन करने की तैयारी है, तो आप इमीडिएटली प्लान बी के बारे में सोच सकते हो। मॉडिफिकेशन करना या फिर चीज़ें एक्सेप्ट करना कि जो मैंने डिसाइड किया है वो नहीं हो पा रहा है, बट आई कैनॉट स्टॉप रीचिंग माई गोल, आई हैव टू रीच टू माई गोल, सो आई हैव टू मॉडिफाई माई प्लान, सो लेट्स वर्क ऑन प्लान बी। ये वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मेंटल फंक्शनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरा प्लान अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि एंड हो गया सब चीज़ों का, क्योंकि मेरा गोल अभी भी वही है, तो आई कैन ट्राई आउट सम अदर वेज। सो ये जो अल्टरनेटिव्स ढूंढने वाली प्रोसेस है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी क्या क्या चीज़ है जो डिप्रेशन को ट्रिगर करती है? राइट, तो इसके कुछ बेसिक कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि अगर फैमिली में किसी को है, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, तो अगली जनरेशन में ये चीज़ आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका कुछ ब्रेन इंजरी हुआ है, आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके वजह से भी आपके डिप्रेशन या फिर किसी भी मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि अगर आपके लाइफ में आपने कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लिया है या फिर बहुत कुछ फैमिली इश्यूज़ हुए हैं, सोशल इश्यूज़ हुए हैं, तो उस चीज़ के वजह से भी डिप्रेशन ट्रिगर हो सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आपके ब्रेन के जो हॉर्मोन्स हैं जो आपका फंक्शनिंग इंटैक्ट रखते हैं, अगर उसमें डिसबैलेंस हो जाए, अगर उसमें इम्बैलेंस आ जाए वो ब्रेन हॉर्मोन्स में, ब्रेन केमिकल्स में, तो डिप्रेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाउ इज़ एडिक्शन रिलेटेड टू डिप्रेशन? तो इसके बारे में मैं ये बोल सकती हूँ कि कई बार ऐसे होता है कि जो लोग डिप्रेशन में हैं वो डिप्रेशन दूर करने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। जैसे ऐसे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ और मैं दारू पीता हूँ तो शायद डिप्रेशन मेरा चेंज हो जाएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि ज़्यादा नशा करने के वजह से भी ब्रेन केमिकल्स में हमारे इम्बैलेंस आ जाता है और जिसके वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो ये काफ़ी ट्रिकी रिलेशनशिप है एडिक्शन और डिप्रेशन के बीच में। एक के वजह से दूसरा आ सकता है और दूसरे को कम करने के लिए एडिक्शन किया जा सकता है, लेकिन किसी का भी आपको हेल्प नहीं होगा डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। जो और एक मेजर क्वेश्चन होता है लोगों को कि क्या हमारा जो लाइफस्टाइल है क्या वो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है?
डेफिनेटली लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप क्या खाते हो, आप दिन भर में क्या करते हो, आप कितने घंटा नींद लेते हो, आप रिलैक्सेशन करते हो या नहीं करते हो, आप वर्क प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, ये सारी चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ को काफ़ी नज़दीक से अफेक्ट करती है। तो इन चीज़ों में बैलेंस बनाए रखना, जैसे आपका कुछ डेली शेड्यूल होना, सोने का, खाना खाने का, खाने में आप क्या खा रहे हो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आपका वर्क और लीजर टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहना, मतलब ऐसे नहीं है कि दिन भर में 12 घंटे आप सिर्फ काम ही करे जा रहे हो और आपके पास रिलैक्सेशन के लिए कुछ टाइम नहीं है। तो ये भी अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो मेंटल हेल्थ आपका अफेक्ट हो सकता है। सो आजकल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा होता है कि लोग बहुत अकेला फील करते हैं। सो उस चीज़ से कैसे निकलना है कि मुझे अकेला फील हो रहा है तो मैंने क्या करना चाहिए? सो बेसिकली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोनली फील क्यों हो रहा है या फिर किसी दूसरे के साथ कनेक्ट होने में क्यों डिफ़िकल्टी आ रही है। तो इसको जानने के लिए हमें खुद के इमोशंस और थॉट्स के बारे में जो हमारे क्लोज़ लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हो तो आप आपके दोस्तों के साथ, क्लोज़ दोस्तों के साथ या फिर टीचर्स के साथ, मेंटर्स के साथ इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो कि आप क्या फ़ील कर रहे हो और किस चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है कि आप दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर ये कम्युनिकेशन हो गया, अगर आपको ये समझ में आ गया कि कौन से इमोशंस या फिर थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो मे बी इस लोनलीनेस पर हम काम कर सकते हैं, इस लोनलीनेस को हम थोड़ा कम करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना कि कौन सी चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती है या फिर कौन सी चीज़ें आपको रिलैक्स करती है और उनको करने की कोशिश करना आपको खुद के साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प कर सकती है, जिसके वजह से आपका लोनलीनेस जो है वो धीरे धीरे कम होने के लिए हेल्प होगा और आप खुद की कंपनी एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। तो खुद के हैप्पीनेस के पॉइंट्स क्या क्या है या फिर खुद के रिलैक्सेशन के पॉइंट्स क्या क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, अलॉन्ग विथ नोइंग योर इमोशंस एंड थॉट्स। क्या मेंटल हेल्थ रियली इतनी इम्पोर्टेंट है या ये जस्ट एक जेंजी हाइप है या एक जेंजी कवर अप है उनके मिस्टेक्स का? जेंजी हाइप बोलना काफ़ी गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जितना फिज़िकल हेल्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही मेंटल हेल्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत पहले से। तो मेंटल हेल्थ ये अभी आया हुआ नया कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत पहले से ही आया है, क्योंकि हम बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी ये देख चुके हैं कि हमारा जो बॉडी होता है वो हमारे मन का मंदिर होता है, ये हम बहुत सारे लैंग्वेजेस में देख चुके हैं। तो मेंटल हेल्थ बहुत पहले से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी की जनरेशन हम देखेंगे तो वो काफ़ी वल्नरेबल होती जा रही है मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि जो हमने पहले भी बात की, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम हो चुका है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन सबको चाहिए, पेशेंस कम हो चुका है और जो क्लोज बॉन्ड्स होते हैं जो पहले के ज़माने में काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी लोगों के क्लोज लोग थे जिनके साथ वो बात कर सकते थे या फिर कम्युनिकेट कर सकते थे, उनको क्या फ़ील हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो कमी अब काफ़ी दिखाई देती है आसपास, जहाँ पे लोगों के क्लोज़ फ्रेंड्स नहीं हैं, लोगों को बात करने के लिए कोई नहीं है, तो लोनलीनेस भी बढ़ते जाता है। जैसे मैंने कहा कि लोग वल्नरेबल ज़्यादा होते जा रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ अभी आया हुआ कंसेप्ट नहीं है, वो बहुत पहले से था और जितना फिज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है उतना ही मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनका जो शेड्यूल होता है वो काफ़ी हद तक हिला हुआ होता है, क्योंकि कैसा होता है, कुछ लोगों को सुबह स्टडी होता है, शाम में नहीं होता है, किसका शाम में होता है, सुबह नहीं होता है। सो आपके हिसाब से जो आइडियल लाइफस्टाइल जो होती है एक स्टूडेंट की, वो क्या होनी चाहिए? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुमने मेंशन किया कि किसी को सुबह पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है, किसी को रात में पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। तो खुद के बारे में ये पता होना कि कौन सा टाइम पीरियड मेरे लिए कंफर्टेबल है और उसके हिसाब से मेरा शेड्यूल बनाना ये काफ़ी ज़रूरी है। और जब शेड्यूल बनाते हैं तब उसमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स रखना, स्लीप, डाइट, इन चीज़ों पर ध्यान रखना और रिलैक्सेशन के लिए टाइम होना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप पढ़ाई करोगे उसको अगर आपको सस्टेन करना है, उसको अगर आपको कंटेन करना है और रिप्रोड्यूस करना है, तो रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। तो स्लीप, डाइट और आपका रिलैक्सेशन, ये सब स्टडी के साथ साथ रहना, मतलब इस सब का कॉम्बिनेशन रहना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डज रिलेशनशिप अफेक्ट करियर गोल्स? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी मेरी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। अगर स्टूडेंट्स अपना लाइफ
पाथ प्रायोरिटाइज कर पाए कि मेरे लिए अभी करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर रिलेशनशिप में स्टेबल होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से हम देख पाएंगे कि रिलेशनशिप करियर गोल्स को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कई लोगों के लिए रिलेशनशिप एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, जिसके वजह से वो अपने करियर गोल्स अच्छे से अचीव कर सकते हैं या फिर उसके लिए उनको पॉजिटिविटी मिलती है करियर गोल्स अचीव करने के लिए। लेकिन अगर इन दोनों में डिसबैलेंस हो गया तो फिर डेफिनेटली रिलेशनशिप आपके करियर गोल्स को अफेक्ट कर सकता है। तो इन दोनों एरियाज़ में बैलेंस अचीव करना ये इम्पॉर्टेंट टास्क है, और अगर वो हो पाए तो रिलेशनशिप आपके करियर गोल्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि जो मेंटल हेल्थ का इशू है उसको सोसाइटी ऐसा टाबू लेती है, मतलब डिस्कस नहीं करना चाहती उसके बारे में। एंड इफ़ यू आर सीकिंग एनी साइकोलॉजिस्ट हेल्प, सो वो कंसिडर कर लेते हैं कि आपको तो कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा। सो इस टॉपिक से कैसे टैकल करना है, मतलब इस थिंकिंग से कैसे टैकल? राइट, क्योंकि ये बहुत सारे अनअवेयरनेस के वजह से आने वाली चीज़ें हैं, जहाँ पे लोगों को ऐसे लगता है कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट से बात कर रही हूँ या फिर साइकियाट्रिस्ट से बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं पागल हूँ। तो मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर मेंटल हेल्थ सिर्फ पागल होना नहीं है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे हमने शुरू में ही बोला था कि खुद के बारे में जानना है, कोपिंग है आपका स्ट्रेस के साथ, या फिर आपके पोटेंशियल्स को यूटिलाइज़ करना है, आपका खुद का ग्रोथ और डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक एग्जांपल देना हो कि जैसे मुझे घर बांधना है तो मैं आर्किटेक्ट के पास ही जाऊंगी, क्योंकि मैं उस एरिया में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो अगर मुझे कोई मेरे मेंटल हेल्थ रिलेटेड एडवाइस चाहिए या फिर सेल्फ रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए होगा, पोटेंशियल्स के लिए होगा, तो जो लोग इस एरिया में एक्सपर्ट है मैं उनके पास ही जाऊंगी। तो इसमें टाबू फील करने की या फिर इसमें कुछ गलत चीज़ हम कर रहे हैं ये मानने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ है, जब हम बीमार पड़ते हैं, जैसे बुखार हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है जो बुखार को ट्रीट कर सकते हैं। उसी हिसाब से जब हमें सेल्फ को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है, करियर को लेकर कन्फ्यूजन है, रिलेशनशिप्स को लेकर कन्फ्यूजन है, तो हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिनको इस एरिया के बारे में, जिनको इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पता है या फिर जिनका एक्सपर्टीज़ इस एरिया में है। तो ये टाबू निकालना आई थिंक हमारे जनरेशन का ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ करना सीखें पहले खुद से, और फिर हमारे आसपास के लोगों को ये समझाए कि ये करने में कुछ गलत नहीं है या फिर ये करने में कुछ बुरी चीज़ नहीं है। फाइनली हम जो पूरा ये डिस्कशन हुआ है इसको समराइज़ कैसे कर पाएंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ को क्योर कैसे करना है, डिप्रेशन से कैसे टैकल करना है, और हाउ टू बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। राइट, जो हमने 2-3 चीज़ें अभी डिस्कस की उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लाइफस्टाइल प्लान्ड होना और आपको पता होना कि आपके लिए क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता है, उसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। सेल्फ अवेयरनेस इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप खुद को पहले जानिए और फिर उसके हिसाब से आप लोग चूज़ कीजिए, उसके हिसाब से आप डिसीजंस लीजिए, उसके हिसाब से आप करियर चूज़ कीजिए, क्योंकि अगर ये मिसमैच हो गया तो ये फिर लाइफ टाइम के लिए आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी एक चीज़ में लेकिन आपने करना स्टार्ट कर दिया है, तो बाद में उसका जो प्रेशर आता है या फिर उसका टेंशन आता है वो डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस हो गया, लाइफस्टाइल मेंटेन करना हो गया, आपके क्लोज़ लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए कि जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जिनसे आप खुल के बात कर सकते हैं और जिनसे आप सॉल्यूशंस ले सकते हैं। तो आपके दोस्त हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके मेंटर्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, या फिर हमारे जैसे प्रोफेशनल्स हो गए जिनके पास आप जाके इन सारी चीज़ों को डील करना सीख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपके रिसोर्सेज पता होना जो आपको स्ट्रेस के साथ कोप करने के लिए हेल्प करेंगे। ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ये आपके मेंटल हेल्थ को काफ़ी अच्छे से बनाए रख सकता है और आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके साथ डील कर सकते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आप हैप्पीनेस की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। तो कई बार दिक्कत क्या होती है कि लोग इस चीज़ में अनहैप्पी रहते हैं कि वो हैप्पी क्यों नहीं है। तो आउटकम से ज़्यादा वो हैप्पीनेस का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि आप हैप्पीनेस की तरफ कैसे जा रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों से आपको मिलता है। ऐसे एक्टिविटीज़ जो आपको हैप्पीनेस दे, किसी दोस्त से बात करना, साइकिल चलाना, कुछ अच्छी चीज़ खाना जो आपको पसंद है, अच्छी फिल्म देखना, अच्छा गाना सुनना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको हैप्पीनेस देती है। तो कई बार ऐसे होता है कि आउटकम के तलाश में आप प्रोसेस को मिस कर जाते हैं और लोग इसी में दुखी रहते हैं कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, जबकि हैप्पी मोमेंट्स बहुत आ चुके हैं लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं।
Yes, first of all, I would like to thank Vectorify to call me here to talk on mental health. और ये बहुत अच्छी स्पेस है जहाँ पे ये सब लोग मिलके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी बातें पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते, तो उनको कोई मेंटर या फिर कोई टीचर या फिर कोई फ्रेंड इसकी ज़रूरत रहती है जिनके साथ आके वो अपनी बातें शेयर करे, अपने प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ढूंढे और अपने स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करे। तो ये स्पेस काफ़ी अच्छी है जहाँ पे स्टूडेंट्स आके अपने कंसर्न्स के बारे में बात कर सकते हैं, अपने टेंशन्स को शेयर कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए लोगों से हेल्प ले सकते हैं।